परमानंद महाराज गरज रहे थे, जा का बैरी जीवित बैठा ताकि जीवन को धिक्कार। सुल्तान ने होंठ चबा लिए। कानों में आला की पंक्ति नहीं पड़ी है, जलता हुआ लोहा पड़ गया है। एक छटपटाहट। जा का बैरी जीवित बैठा ताकि जीवन को धिक्कार। सुल्तान उठ पड़ा। एक बार उसने घूर कर शंकर सिंह को देखा और फिर अपने घर की ओर चला गया। आल्हा अब भी चल रहा था। बीच बीच में बादल गरज उठते थे, कुछ बूंदाबांदी भी हुई, पर श्रोता तन्मय रहे। सुल्तान की जगह खाली देखकर शंकर सिंह उपेक्षा से मुस्कुरा दिया था। भाग गया साला, उसने राम सिंह से बुदबुदा कर कहा था। शंकर सिंह, पीछे की ओर से एक आवाज, कौन चिल्ला रहा है? श्रोताओं में से एक दो ने बौखला कर कहा। सब मजाक किरकिरा हो गया। क्रोधित श्रोता पीछे की ओर देखने लगे, पर जब उन्होंने देखा कि सुल्तान सिंह बंदूक उठाए खड़ा है तो सक पका गए। शंकर सिंह के बदन से पसीना छूट निकला। परमानंद महाराज चुप हुए और उनके साथ ही धांधु और सूरजमल की कीरत कथाएं चुप हो गईं। शंकर ठाकुर, सुल्तान सिंह ने बंदूक हवा में हिलाते हुए कहा, जरा भीड़ से बाहर आओ। श्रोताओं में फुसफुसाहटें फैल गईं और उनमें से एक एक दो दो धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकने लगे। शंकर सिंह का साहस ना हुआ उठ सके। राम सिंह जरूर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या बात है सुल्तान सिंह? धाएं, सुल्तान ने उत्तर दिया। क्षण मात्र में शोर उठने लगा, भागो बचो। परमानंद पंडित किसी चमत्कार की तरह चबूतरे से गायब हो गए। बची सिर्फ आल्हा खंड की वो पुस्तक जो उन्होंने सामने खोल रखी थी। राम सिंह को चीखने का भी अवसर नहीं मिला था। भगदड़ में शंकर सिंह कहीं जा छुपा। सुल्तान जब आगे बढ़ा तो उसने देखा अब वहां केवल राम सिंह की लाश थी। सुल्तान एक क्षण उसे घृणा से देखता रहा, फिर वहशियों की तरह शंकर सिंह के नाम गालियां उगलता हुआ दौड़कर उसके घर में जा घुसा। देर तक भीतर से औरतों और बच्चों की चीखें आती रही थी। थोड़ी देर बाद सुल्तान सिंह बाहर आया था। गांव इस तरह खामोश था जैसे अभी अभी खुदाई में निकला हो। सुल्तान ऊंचे स्वर में चिल्लाया था, शंकर सिंह, भगवती की सौगंध, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो भाग आया था बोहड़ों की ओर। जाका बैरी जीवित बैठा ताकि जीवन को धिक्कार। परमानंद महाराज की अमृत बानी उसके कानों में तब भी गूंज रही थी। वो बानी अब भी उसके कानों में गूंज रही है। शंकर सिंह जिंदा है। पुलिस उसे महीनों दूर सालों से ढूंढ रही है। वो दिन रात बीहड़ों में भागता रहा था फरार होने के बाद। कुछ एक फरार मुलजिमों से उसकी मुलाकात हो गई थी और सुल्तान ने गिरोह बना लिया था। कब से वो शंकर सिंह को मारने के लिए पागलों की तरह इन बीहड़ों में भटक रहा है। इसके लिए उसने कई बार पुलिस के बड़े बड़े दस्तों से जूझ जाने में भी कमजोरी नहीं दिखाई, पर शंकर सिंह ने औरतों की तरह पुलिस का आंचल ओढ़ लिया था। उसने अपनी हवेली में पुलिस को ठहरने की जगह दे दी थी। मेरी रक्षा करो, सुल्तान मुझे जरूर मार डालेगा। 2 गार्ड लेकर पुलिस के दरोगा जी उसकी हवेली पर ही रहने लगे हैं, पर ऐसे कब तक बचा रहेगा वो? सुल्तान ने दर्द को दांतों में भींचकर दबा लिया। एक न एक दिन जरूर उसे मार दूंगा, जरूर। बरसों बाद अभी अभी एक अच्छा मौका सुल्तान के हाथ आ गया था जब वो अपनी प्रतिज्ञा निभा लेता, पर खबर मिली थी कि पुलिस गार्ड दबिश पर चला गया है। पुलिस तक समाचार पहुंचाया गया था कि सुल्तान सिंह का गिरोह गांव के उत्तर में पड़ा हुआ है और सुल्तान को मौका मिल गया था। रात को ही उसने गिरोह लेकर पश्चिम की ओर से अपने गांव नौझरी का रुख किया था। जब तक पुलिस दस्ता लौटेगा तब तक तो शंकर सिंह को दूसरे धाम पहुंचा दूंगा, और अगर पुलिस से मुकाबला हो भी गया तब भी कोई पछतावन होगा। बस एक बार शंकर सिंह के सीने में गोली बिठा दे सुल्तान, फिर पुलिस मार भी दे तो सौदा घाटे का नहीं रहेगा उसके लिए। यही तो एक साध है जिसके लिए जी रहा है सुल्तान। मरने को तैयार है सुल्तान। मगर सुल्तान की सारी आशाएं धूल हो गईं। पश्चिम दिशा में सतझिरी के पास ही पुलिस ने घेर लिया था उसे। कैसे? इस तरह एकाएक ही पुलिस कैसे आ गई? सुल्तान के मन की आग मन में ही रह गई है। शंकर सिंह को मार देने का एक शानदार मौका उसके हाथ आया था, मगर गिरोह के ही किसी आदमी के धोखे के कारण निकल गया। वो होठों ही होठों में बुदबुदाया, मैं उस साले को नहीं छोड़ूंगा जिसने पुलिस को खबर की। मत छोड़ना ठाकुर, हजारे ने कहा तो सुल्तान की विचार तंद्रा टूट गई। धौलपुर सामने ही दिख रहा है, हजारी कह रहा था, जरा संभल कर बैठे रहो, थोड़ी दूर की बात और है। सुल्तान सिंह पुलिस से मुठभेड़ में बुरी तरह घायल होकर कहीं बीहड़ों में ही अकेला रह गया है। सारा गिरोह उसे वैसी हालत में छोड़कर भाग खड़ा हुआ।
सुल्तान के गांव नौझरी और आसपास के कई गांवों में ये खबर सुबह के साथ ही हर सुनाने वाले की अपनी मौलिक टिप्पणियों के साथ फैल गई। सतझरी और नौझरी में कुल फासला 7 मील का था, पर खबर फैली 700 मील की रफ्तार से। नौझरी और सतझरी के पुलिस दस्तों ने घेरा डाला था। सुबह के साथ ही दोनों ओर से दस्ते सुल्तान की लाश की तलाश में मीलों तक बीहड़ों में दौड़ते रहे, पर सुल्तान न जाने किस बीहड़ किस रास्ते में समाकर रह गया है। खोज में स्पेशल आर्म्ड फोर्स की टुकड़ी ने भी मदद की, पर सुल्तान तो दूर रहा। ये भी पता न चल सका कि मुकाबले के बाद घायल होकर वो भागा किस दिशा में होगा। नौजरी के दरोगा श्यामराव बड़ी उम्मीद से सवेरे के साथ पूरा गार्ड लेकर निकले थे, पर रात को चेहरा लटकाए हुए वापस कैंप पर लौट आए। कैंप यानी शंकर सिंह की हवेली। और दिनों शंकर सिंह सो जाया करता था, पर आज वो जाग रहा था। दरोगा जी कह गए थे कि सवेरे सुल्तान की लाश खींचता हुआ लाऊंगा और सारे गांव के सामने चारपाई पर लटका कर रख दूंगा। श्यामराव जब पसीना पोंछता हुआ सामने आ खड़ा हुआ तो शंकर सिंह ने अपना भय से उदास और पीलिया के रोगी जैसा चेहरा एक और लटका लिया। कहने की जरूरत नहीं थी। हर बार की तरह सुल्तान इस बार भी मौत से छिवा छिवा ऊ अल खेल गया है। कुछ देर दोनों खामोश रहे। श्यामराव ने एक गिलास पानी पिया, कमर बेल्ट ढीला किया, फिर कहा, लाश नहीं मिली, मगर इतना निश्चित है ठाकुर साहब कि सुल्तान किसी बीहड़ में ही पड़ा सड़ रहा होगा। मुझे एक ज़रूरी काम से आना था, इसलिए चला आया, मगर सतझरी के दरोगा जी अपने दस्ते के साथ लाश खोज रहे हैं। 2-4 घंटे में ही मिल जाएगी। शंकर सिंह चुप बैठा रहा। श्यामराव की समझ में नहीं आ रहा था झींप कैसे मिटाए। सुबह सारे गांव में घोषणा कर गया था सुल्तान मारा जा चुका। शंकर ठाकुर का शनिश्चर उतर गया, मगर जब तक लाश न हो कोई मान नहीं सकता। पहले भी कई बार ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि सुल्तान मारा जा चुका है, पर 10-15 दिनों में ही कोई ऐसी घटना घटती जो उसके जीवित होने का प्रमाण दे देती। शंकर सिंह ने एक गिलास पानी पिया, निराशापूर्वक बोला, तो भी लाश नहीं मिली दरोगा जी। श्यामराव ने उसे समझाना और धीरज बंधाना प्रारंभ किया। अब घबराने की जरूरत नहीं है शंकर ठाकुर, गिरोह टूट चुका है सुल्तान का, और वो खुद भी इतना घायल हो चुका है कि बच नहीं सकता। किसी बीहड़ में सड़ी सड़ाई लाश मिलेगी, कहने को तो कह गया श्यामराव, पर उसे लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। भगवान करे तुम्हारी बात सही हो जाए दरोगा जी, शंकर सिंह ने लगभग डूबती आवाज में कहा। उस हरामी ने तो हमारी जिंदगी दूभर कर दी है, तबाह कर दिया भेरा घरकुनबा। ये कहते हुए उसकी आंखों के इर्द गिर्द फैला कालापन और गहरा हो गया। उसकी उम्र अधिक नहीं थी, पर बालों का रंग खिचड़ी था और शरीर झुर्रियों भरा। लगता था एक बहुत बूढ़ा मरीज सामने बैठा हुआ है। श्यामराव ने कहा, पुलिस पर भरोसा रखो ठाकुर साहब, फर्ज करो। दरोगा बोलते बोलते कुछ हकलाया। इस बार बच भी गया सुल्तान सिंह, तो इस तरह कब तक बचता रहेगा? एक न एक दिन पुलिस जरूर उसकी लाश बीहड़ों में तुम्हारे पैरों पर ला गिराएगी। शंकर सिंह ने सोचा, काश ऐसा हो सकता। उसने कई बार कोशिश की है, इस तरह के आश्वासनों पर भरोसा कर ले, पर हो नहीं पाता। शायद तब तक नहीं होगा जब तक शंकर सिंह जिंदा है। ऐसे हर आश्वासन के साथ ही उसे बारिश के वे दिन याद आ जाते हैं जब सुल्तान पागलों की तरह एकाएक ही बंदूक लेकर घर से निकल आया था। राम सिंह का सीना भेद डाला था उसने, और शंकर सिंह को देर तक खोजता रहा था। तब से अब तक सुल्तान सिंह मौत की एक खतरनाक आंधी की तरह उसके घर, नाते रिश्तेदारों और परिचितों के सिर पर मंडराता रहा है। उस दिन शंकर सिंह को नहीं मार सका था वो। उसके बाद भी कई मौके आए थे जब शंकर सिंह बाल बाल बच गया था और बदले की आग में जलता हुआ सुल्तान सिंह शंकर सिंह के नाते रिश्तेदारों पर टूट पड़ा था। उसने दूर दूर के गांव में जाकर शंकर सिंह के समधी, दामाद, भाई भतीजे गोली से उड़ा दिए थे। 4 वर्ष हो गए हैं। पुलिस के कई दस्ते उसकी खोज तलाश में बीहड़ों की धूल छान रहे हैं, पर वो है कि हर बार मौत को धोखा देता रहा है। न जाने कितनी लंबी उम्र है सुल्तान की, शंकर सिंह ने चेहरा लटकाए हुए सोचा। कितनी बार उसे पुलिस ने जबरदस्त घेरों में ले लिया था, जहर खिला देने की कोशिशें की गई थी, पर परिणाम हर बार शंकर सिंह के विरुद्ध आता था। सुल्तान सिंह हर बार बचता रहा और शंकर सिंह को लगता है कि उसकी अपनी सांसों की गति धीमी पड़ती जा रही है। इन 4 सालों में शंकर सिंह हर सांस के साथ किसी तीखे जहर को बूंद बूंद कर पीता रहा है। शायद ही कोई ऐसी रात कटी हो जब वो पलकों को कुछ देर लगातार पुतलियों पर ढांके रह सका हो। हर क्षण लगता है सुल्तान सामने खड़ा हुआ है, उसी तरह जैसे परमानंद महाराज के आल्हा के समय सामने आ खड़ा हुआ था। कानों में एक मोटी और चुभती हुई आवाज़ गूंजती है, शंकर ठाकुर।
जरा बाहर तो आओ। और इसके साथ ही कुछ चेहरे जो यादों में उभरते चले जाते हैं, सब जैसे शंकर सिंह के जवाब तलब कर रहे हैं। बतलाओ, हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? राम सिंह उस दिन आला के समय हंसता मुस्कुराता शंकर सिंह से बातें कर रहा था। एक आवाज़ उठी थी और राम सिंह हमेशा के लिए मौन हो गया। शंकर सिंह अब तक अपनी बहन से आंखें नहीं मिला पाता है। भरी जवानी में उसकी चूड़ियां फूटी हैं। किसके कारण? शंकर सिंह पछतावे से गले तक भराता है। धरती के जरा से झगड़े पर कुछ किराए के आदमी लगाकर सुल्तान के बाप का कत्ल करा दिया था उसने, और सुल्तान का बूढ़ा बाबा लाल सिंह कचहरी के दरवाजे पर सिर ठोक ठोक कर रह गया था, मगर ये साबित नहीं करवा सका था कि सुल्तान के पिता के कत्ल में शंकर सिंह का हाथ था। कुल 45 साल की उम्र है और शंकर सिंह नीम की छांव में चारपाई पर पड़ा हुआ सामने के चौथे पेड़ के पार वाली चीज नहीं देख सकता। 4 साल पहले का गठा गठाया बदन झुर्रियों की पोटली बनकर रह गया है, सांस दमे के मरीज की तरह। एक ठसका और मौत। एक बार सुल्तान सिंह से सामना और मौत। उस दिन एक परिचित आए तो चारपाई पर करवट लिए लेटे हुए शंकर सिंह से ही पूछ बैठे थे, भैया शंकर ठाकुर कहाँ गए हैं? तो वो शंकर सिंह नहीं रह गया है। कितना अच्छा होता वो शंकर सिंह ना होता, वो शंकर सिंह जिसका दामाद जालिम सिंह था, जिसे मीलों दूर तक के बीहड़ पार करने के बाद सुल्तान ने गोली से उड़ा दिया था। दूसरा बहनोई हाकिम सिंह मुरैना जा रहा था बैल खरीदने। रास्ते में ही मिल गया था सुल्तान। उसकी बंदूक फिर गरजी थी और हाकिम सिंह की लाश 3 दिन बाद गांव लाई गई थी। कितनी सड़ांध आ रही थी उससे। शंकर सिंह की दूसरी बहन ने भी चूड़ियां फोड़ ली थीं। उसके दोनों नौकर राम रखा और बनवारी कैसे जवान जवान पट्टे थे। उनसे सिर्फ यही अपराध हो गया था कि वो शंकर सिंह की नौकरी करते थे। सुल्तान ने भर दोपहर खलिहान में पहुंचकर उन्हें कत्ल कर डाला था। फसलें सूख चुकी हैं, खलिहान खाली पड़े हैं। कहते हैं सुल्तान के आदमी घूमते रहते हैं अंधेरे में। नाते रिश्तेदारों से खाली हो गया है शंकर सिंह। परिचित मुंह फेर चुके हैं। किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो शंकर सिंह से सहानुभूति जताएगा, सूखी धरती पर अंकुर फुटवाएगा। सुल्तान की गोली ऐसे हर आदमी को खामोश कर देगी, उसी तरह जिस तरह राम रखा और बनवारी। उस दिन भी दारोगा श्यामराव अपने सिपाहियों सहित यहीं मौजूद था, पर सुल्तान सिंह बच निकला था। पुलिस की नाक पर कत्ल करके वो बीहड़ों में गायब हो गया था और श्यामराव खड़ताल बजाते रह गए थे। शंकर सिंह का मन हुआ, कह दे, रहने दो दरोगा जी। उस दिन भर दोपहर सुल्तान का गिरोह गांव में घुसकर कत्ल कर गया था और आप बैठे रह गए। मुझे भरोसा नहीं होता कि उसे पुलिस मार पाई होगी। सब कुछ चाहकर भी शंकर सिंह कुछ नहीं कह सका। जो भी हैं यही तो हैं जिनके बलबूते पर शंकर सिंह अब तक सांस ले पा रहा है। नहीं तो न जाने किस दिन कब का सुल्तान उसे। शंकर सिंह सिहर उठा। दरोगा कह रहा था, शंकर ठाकुर सुल्तान की मां तक खबर पहुंचाई जाए कि वो घायल होकर बीहड़ों में भाग गया है। शंकर सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया तो श्यामराव ने कहा, रुकमिन पर दया आती है ठाकुर साहब। उसके बुढ़ापे का सहारा किसी दिन बड़ी बुरी मौत मारा जाएगा। जब शंकर सिंह ने इस बार भी कोई टिप्पणी नहीं की तो श्यामराव उठकर चला गया। रुकमिन तक खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ी। खबर बरसाती हवा के किसी नम झोंके की तरह कुल गांव के माहौल पर छा गई थी। बूढ़ी रुकमिन पड़ोस के घर में औरतों के बीच बैठी गपशप कर रही थी। जब सुल्तान सिंह के घायल होने की खबर मिली तो उसने घृणापूर्वक कहा, मरने दो, पाप कर्म का बुरा नतीजा। ये कह देने के बावजूद रुकमिन अपनी आंखों की लाचारी पर काबू नहीं रख पाई, जिनमें न जाने कहां से 2 सोते फूट पड़े। सुल्तान ठाकुर की गोली लगी है? कहाँ लगी है? कहीं ठौर बैठौर तो नहीं लग गई? कितने बखत की बात है? पुलिस से मुकाबला कहाँ हुआ? एक साथ कई सवाल। संदेश लाने वाली महिला ने भी लगातार जानकारी दी। दरोगा ही सारे गांव में बतलाता घूम रहा है। गोली कहाँ लगी है ये तो पता नहीं, पर कहते हैं ठीक से ना निकल पाई तो बुरे का डर है। सतझरी के पास वाले भरके में मुकाबला हो गया था। सुल्तान अपने गांव की तरफ ही आ रहा था। सुल्तान शंकर ठाकुर के लिए ही आ रहा होगा। बैर बुरी चीज होती है बाई। हृदय में आग लग जाए तो फिर मर्द ठाकुर अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं करते। न जाने कितनी बातें हुई थीं पर रुक्मिन एक भी नहीं सुन सकी। वो बेचैन हो उठी। कानों में अजब सा चीत्कार समा गया। लगता था सुल्तान सिंह दर्द से कराह रहा है। एक क्षण के लिए उसने खबर पाते ही महसूस किया जैसे पुलिस ने गोली सुल्तान पर छोड़ी थी, मगर सीना उसका भेद गई है। रोने का जी हो आया उसका।
जब स्वयं को संभाल नहीं सकी तो उठी और घर चली आई। उसे लाज आती थी, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। सुल्तान जैसे मर्द ठाकुर की माँ रोती है। रुक्मिन अपनी कमजोरी किसी के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहती। वो घर आ गई थी और किवाड़ बंद कर न जाने कितनी देर तक रोती रही थी। उसके शरीर का हर हिस्सा सुल्तान के गोली लगे हिस्से से कई गुना अधिक कसक उठा था। एक बर्दाश्त न हो सकने वाला दर्द, और इस दर्द में दबी ढेर सारी यादें। उसे बूढ़े सुर लाल सिंह का ख्याल आया था, जो सुल्तान के बागी हो जाने के बाद पुलिस की गालियां और फटकार सुन सुनकर ही मर गया था। रुक्मिन ने दांत भींच लिए। अगर लाल सिंह चाहता तो सुल्तान को चंबल न बुलाती, वही उसे उकसाता रहा था, ये जानते हुए भी कि रुक्मिन और बूढ़े लाल सिंह का एकमात्र सहारा सुल्तान ही है। उसने बार बार सुल्तान के मन में वैर की आग भरी थी। उसे शंकर सिंह से बदला लेने की याद दिलाता रहता था। वो शायद ही कोई ऐसा दिन होता था जब वो सुल्तान के पास बिठलाकर उसे शंकर ठाकुर से बैर चुकाने की बात याद न दिलाता हो। रुक्मिन याद करती है और लाल सिंह के प्रति क्रोध और घृणा का सम्मिलित भाव उठता है मन में। वो बुदबुदाती है, दाऊ तू मेरा पूर्व जन्म का बैरी था, खुद मरा सो मरा, मेरे बुढ़ापे का आसरा भी तोड़ गया। तूने सुल्तान को बीहड़ों में भेज दिया, कुल की नाट कर दी तूने। सुल्तान बहुत छोटा था, उसका मन दिए की लौ जैसा उजला था और उसमें प्रेम बैर की कोई कोंपल न उभरी थी। लाल सिंह ने सुल्तान के मन में बैर का पहला बिरवा रोपा था। शंकर सिंह अपना बैरी है, और सुल्तान ने बोल गले में उतार लिए थे, हाँ शंकर सिंह अपना बैरी है। लाल सिंह ने सुल्तान को इस तरह सिखलाया है कि हर बार वो शंकर सिंह की हवेली की ओर चला जाता है। ऐसा नहीं कि सुल्तान उसकी हवेली देहरी पर पांव धरता हो या पौर में बैठकर लोगों का ताश का खेल देखता हो। बह जाता है और हवेली के ठीक सामने बने ब्राह्मणों के कुएं की जगत पर बैठा बैठा धरती से कंकड़ियाँ बीन बीन कर सामने वाले बरगद के बूढ़े झाड़ पर फेंका करता है। बीच बीच में वो हवेली के आगे पीछे वाले बीहड़ों में घुमाता है, फिर कुएं की जगत पर आ बैठता है। धरती से 2-4 कंकड़ियाँ उठाता है और फिर बरगद के पेड़ पर फेंकता है। रुक्मिन उसे समझाती ही नहीं, डांटती भी है, तेरा पाँव घर में नहीं रुकता। बार बार वो उसे बाँह से पकड़कर घर तक खींच लाती है। सुल्तान सिंह खिंचता चला आता है। बीच बीच में वो पलटकर शंकर सिंह की हवेली की ओर घूरता है, पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक। छोड़ दे रुक्मिन, इस तरह कहाँ तक रोकेगी। सुल्तान नहीं मानेगा, छतरी का खून है बहू, वो नहीं मानेगा। सुल्तान को खींचती हुई रुक्मिन जब भीतर की ओर आ रही होती है, तब बूढ़ा लाल सिंह खांसता खंगारता कह रहा होता है। रुक्मिन नहीं सुनती, वो सुल्तान सिंह को लगभग घसीटती हुई भीतर तक ले आती है। सुल्तान खिंचता चला आता है। बूढ़े लाल सिंह पर पोते की ये अकुलाहट सहन नहीं होती, वो झल्ला उठता है, तू तो जरा नहीं सुनती, बहू छोड़ दे। रुक्मिन चुप रहती है। ऐसा नहीं कि वो ससुर से बोल नहीं सकती। जो कुछ कहना चाहेगी 2 अंगुलियों में घूंघट अटकाकर धीमी आवाज में कह देगी, पर जहां तक हो सके बड़े बूढ़ों का लिहाज रहना चाहिए। कोई विशेष बात तो है नहीं जिसके लिए लाल सिंह से बोलना जरूरी हो गया हो। वो सुल्तान सिंह को अपनी कोठरी में ले आती है, 2-3 बार झकझोर डालती है उसे, फिर कहती है, यहाँ घर में बैठ, जरा पैर जमाया कर, दूसरों के देहरी दरवाजे क्यों ताकता फिरता है। रुक्मिन की आवाज़ बाहर तक चली जाती है। लाल सिंह पर नहीं रहा जाता। रुक्मिन क्यों सताती है उसे, लब मेरे पास ला, मैं समझा दूंगा। आगे से शंकर सिंह की हवेली की तरफ नहीं जाएगा। रुक्मिन मन ही मन सुलगती है, तुम्हारे लिखाए पढ़ाए का ही तो भुगत रही हूँ। जरा से लड़के के मन में ऐसी आग भर दी है कि सारे दिन शंकर सिंह ठाकुर के बारे में ही सोचता रहता है। न होता तो बागी हो जाए, कल को कुछ ऊंच नीच कर बैठा तो मेरा तो सब जन्म जिंदगी का रोना हो जाएगा। एक औलाद है, एक आसरा, वो भी गया तो किसके सहारे जीऊंगी। एक कोने में बैठा सुल्तान सिंह घिघिया रहा है, अब नहीं जाऊंगा मैयो, सच कहता हूं अब नहीं जाऊंगा, मुझे दाऊ के पास जाने देना। रुक्मिन सुनती है, अनसुना कर देती है। कांसी की थाली में 4 मुट्ठी गेहूं भरती है और बीनने बैठ जाती है। लाल सिंह बरामदे में लेटा खांस रहा है। बीच बीच में सुल्तान को पुकारता है, इधर आ रे। आया दाऊ, सुल्तान सिंह कोने में बैठा बैठा ही कह देता है। फिर रुक्मिन की ओर लाचार दृष्टि से देखता है, जैसे पूछ रहा हो, चला जाऊं मैयो। लाल सिंह को दमा है, खांसी जोर पकड़ ले तो दम उखड़ने लगता है और
जब जब इस तरह की खांसी उसे आती है, सुल्तान को लगता है उसका अपना सीना भर आया है। मन होता है उसके पास पहुंचे और पसलियां रगड़े, पर रुकमिन कैसे जा सकता है उसके सामने। वो रुकमिन के सामने पुनः घिघियाता है जैसे बिल्कुल बच्चा है और रोटी के साथ गुड़ का ढेला मांग रहा है। चला जाऊं मैयो, दाऊ को खांसी आ रही है, उसे पानी दे आऊं। अब रुकमिन कैसे रोके, वो स्वीकृति दे देती है और सुल्तान सिंह फुर्ती से उठता है जैसे टप्पा खाकर गेंद उछली हो। पर सुन, उस मुए शंकर सिंह की हवेली की तरफ मत जाना, रुकमिन हिदायत करती है। हाँ हाँ, बरामदे की ओर भागता हुआ सुल्तान उसे आश्वस्त कर जाता है। रुकमिन गेहूं बीनने लग जाती है। कुछ देर लाल सिंह की खांसी के ठसके उछलते गिरते रहते हैं और फिर धीमे हो जाते हैं।